हाँ जी, तो हम कार्बन की प्रॉपर्टीज पे थे। नाउ वी विल स्टार्ट विद कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग हमने पढ़ी और बहुत सारी चीजें हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े कोवलेंट बॉन्डिंग में। वाटर का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन जैसे कि दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो दो बॉन्ड्स बनेंगे। तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है किसी की तरफ से तो वो क्या बनेंगे, तीन लाइंस खींचती हैं और वो ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ अगर हम ऑक्सीजन पे आते हैं तो ऑक्सीजन के हर एक एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं वैलेंस शेल में, और टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो अगर हम ऑक्सीजन की तरफ देखें तो यहाँ देखो 2, 2, 4 एंड 2, 6, ऐसे ही इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक ऑक्सीजन एटम को यहाँ पर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे, एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। सो दे विल शेयर। शेयरिंग पेयर आप देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये ऊपर की साइड आ गए हैं और इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की साइड आ गए हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दोनों तरफ से हुई है। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ देखिए 2 लाइंस बन रही हैं। एक लाइन का मतलब यहाँ शो करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, और यहाँ 2 लाइंस का मतलब डबल बॉन्ड। इट मीन्स द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ electrons. Now come to nitrogen atom. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, और अगर हम इसके लार्ज शेल में देखें तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से यहाँ पे बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। दे आर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें आयंस नहीं बनते हैं, क्योंकि आयंस हमेशा तभी बनते हैं जब या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा होता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा होता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, ओनली शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ आयंस नहीं बनते हैं। और जितने भी एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं तो वो हमेशा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो H2 का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन O2 एंड N2, इस तरीके से HCl हो गया, CH4 हो गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, आयंस नहीं बनाते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें इनके अंदर जो फोर्सेस हैं वो वीक फोर्सेस होते हैं। Physical state इनकी it may be gaseous or it may be liquid state. Some of them are also solid form, solid में भी, लेकिन इनका जो forces हैं वो weak van der Waals forces इनके अंदर present होते हैं। That's why इनका जो melting और boiling point होता है वो भी थोड़ा सा as comparative to ionic compounds कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो दोनों फॉर्म्स में मिलते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में भी मिलते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, दोनों फॉर्म्स में ये मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके और किस तरीके के कंपाउंड्स बन रहे हैं। एनर्जी जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जितना ज्यादा एनर्जी चाहिए उतनी ही ज्यादा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने चाहिए। लेकिन क्योंकि इनके अंदर वीक फोर्सेस हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले पॉइंट्स में कि इनके अंदर होते हैं वीक van der Waals फोर्सेस, जो कि काफी वीक फोर्सेस हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही आयनिक कंपाउंड से लेस होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो क्योंकि आयंस नहीं बन रहे हैं, आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या बन रहे थे, आयंस बन रहे थे, दैट्स व्हाई दे वर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स क्योंकि इनके अंदर आयंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है फ्री, सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। नेक्स्ट 6 पॉइंट में अगर हम आके देखें, यहाँ सोलिबिलिटी की तरफ देखते हैं, तो क्योंकि दे आर नॉन पोलर इन नेचर, इसी वजह से जब ये घुलते हैं तो दे आर ऑल्सो soluble in non-polar solvents like benzene,
लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड। और पोलर सॉल्वेंट मतलब वाटर के अंदर तो बेसिकली ये इनसॉल्युबल ही होते हैं, बिकॉज लाइक सॉल्वेंट ऑलवेज लाइक डिसॉल्व लाइक सॉल्यूट, तो लाइक डिसॉल्व लाइक। तो अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट चाहिए, अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो उसके लिए हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट ही चाहिए। तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं, एक न्यू टॉपिक है, इट इज एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोपी बेसिकली क्या होती है? एलोट्रोपी होती है कि एक ही सब्सटेंस, एक ही एलिमेंट अगर हमको अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में दिखाई दे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो, ठीक है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम हो, उसको हम कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रोपी। और एक ही एलिमेंट के ये जो अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स होती हैं उनको हम कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के अंदर 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स बेसिकली होती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड पुलरिन्स। तो पहले हम डायमंड पे आ जाते हैं, क्योंकि तीनों ही कार्बन के बने हुए हैं। यहाँ एलोट्रोपिक का जो बेसिक चीज है वो ये है कि डायमंड भी, ग्रेफाइट भी और फुलरिन भी तीनों ही 100% कार्बन एटम से बने हुए हैं। तो जब हर एक में कार्बन एटम है, लेकिन फिर भी क्योंकि अरेंजमेंट अलग अलग है कार्बन एटम्स का इनके बीच में, इस वजह से हमको ये जो दिखते हैं ये आपको अलग अलग फॉर्म्स दिखती है इनको। डायमंड जो है बिल्कुल ब्राइट दिखता है आपको, एकदम क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखता है। ग्रेफाइट का कलर आप देख रहे हो ब्लैक होता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हैं। फुलरेंस ऑल्सो हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो डायमंड को देखो कि डायमंड के स्ट्रक्चर में जो कार्बन के ये तो हेक्सागन्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, 6 कार्बन जो हैं एक दूसरे से क्लोज्ड स्ट्रक्चर में बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में जुड़े हुए हैं। ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये कार्बन के एटम्स हैं जो एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, और ये 3D फॉर्म में रहते हैं। पीछे भी कार्बन के हेक्सागन्स होंगे, मतलब चारों साइड्स में इसमें कार्बन के हेक्सागन्स होते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। तो यहाँ 3 डायमेंशनल, और इसी वजह से डायमंड जो है उसको रिजिड माना जाता है, क्योंकि इसमें हेक्सागन्स इतने ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, तो बॉन्डिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एक बहुत हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो जो डायमंड होता है वो फ्री स्टेट में ही मिलता है, ओके, एंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, क्योंकि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है इसलिए इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सारी चीजें हाई होती हैं। ट्रांसपेरेंट है, ब्रिटल है, सॉलिड भी है, एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके पास कोई भी वैलेंसी खाली नहीं है। इलेक्ट्रॉन से फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होना मुश्किल है। That's why it is a non-conductor of electricity also. Second अगर हम बात करें ग्रेफाइट, ग्रेफाइट is the another form of carbon, ऐसा एलोट्रोपिक फॉर्म है जो कि थोड़ा मेटेलिक लस्टर सा लिए हुए और ग्रीसी सा है, मतलब चिकना है ये बहुत, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देती हूँ। अगर हम इसमें भी हेक्सागन्स हैं लेकिन लेयर्स के फॉर्म में है, एक हेक्सागन की लेयर ऊपर है, एक हेक्सागन की लेयर आगे नीचे, और ये जो हेक्सागन्स हैं ये एक दूसरे से वीक फोर्सेस के थ्रू जुड़े हुए हैं। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये जो फोर्सेस हैं जो डॉटेड लाइन से दिखाए गए हैं ये आपके एकदम वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, और जरा सा भी आप इसको गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ये लेयर्स अलग हो जाएंगी, एंड वो फ्लोइंग नेचर का हो जाता है ग्रेफाइट। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो यूज्ड इन मशीनरी। मशीनरी में रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ग्रीस के फॉर्म में ग्रेफाइट का भी यूज होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है। जहाँ हम डायमंड की बात की थी तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से वो हार्डेस्ट सब्सटेंस भी माना जाता है, लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इसका भी हाई है, क्योंकि हेक्सागन तो इसमें भी है, लेकिन अगर डायमंड से कंपैरिजन किया जाए तो वो कम है। ये सॉफ्ट होता है, ग्रीजी टू टच भी है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी थोड़ी सी हाई है ही है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देखो बिल्कुल अपोजिट, इट इज जस्ट अपोजिट टू डायमंड, क्योंकि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही नॉन कंडक्टर था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लेयर्स अलग होने का मतलब है
कि इसके पास एक वैलेंसी खाली है। एक वैलेंसी खाली होने की वजह से क्या हो जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे एंड इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। नेक्स्ट हम फुलरेंस पे आ जाते हैं। फुलरेंस इज अ टाइप ऑफ फुटबॉल स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होते हैं, 60 कार्बन्स जो हैं एक दूसरे के साथ लिंक करके एक स्टेबल सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। और ये रिसेंटली इट वाज सर्च्ड इन 1985 बाय रॉबर्ट कर्ल, हर्ल क्रोटो एंड रिचर्ड स्मॉलेट। इसमें जो 60 कार्बन एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं क्लोज नेट के फॉर्म में, जिसमें से 20 तो हेक्सागन होते हैं और 12 होते हैं इसमें पेंटागन्स। ठीक है, और ये फुटबॉल स्ट्रक्चर है, तो इसका काफी सारा यूज है। जितने भी कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं इनका एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, इनके डिफरेंट यूजेस भी हैं, बहुत ज्यादा इनको यूज किया जाता है। तो ये आज मैंने आपको इन सब चीजों के बारे में बताया। कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हमने पढ़े, हमने डिफरेंट कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी डिफरेंट कंपाउंड्स में। In next session we will study about the properties, about the different compounds. Okay, I hope you understand this topic, and if you are having any problem you can ask me. Okay, goodbye.